सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। मनोविज्ञान साइकोलॉजी का थ्योरी पेपर है जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आपको कुछ इस प्रकार ही पेपर देखने को मिलेगा। ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर है। यहाँ पे सीरीज़ नंबर लिखा होगा क्वेश्चन पेपर का, और बच्चों यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर कोड। क्लियर है? यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल देना, और यहाँ पे कुछ निर्धारित समय दिया गया है। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। अधिकतम अंक आपका 70 मार्क्स का है। तो नोट में क्या है कि सबसे पहले आपको जांच कर लेना है कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ संख्या कितना है, 19। यानी कि 19 पेजों का ये प्रश्न पत्र है। ये आप जल्दी से चेक कर लेंगे। अगर कोई भी पेज कम है, कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से राइट नहीं है, मिसप्रिंट है, तो आप चेक करके क्वेश्चन पेपर को बदल सकते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 34 प्रश्न है। अपने प्रश्नों की संख्या को भी देख लें कि क्या 34 प्रश्न हैं या नहीं। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे। यानी कि जो यहाँ पे कोड दे रखा है प्रश्न पत्र का, क्वेश्चन पेपर कोड जो है, इसको आप उत्तर पुस्तिका के पहले, यानी जहाँ से आप पेपर शुरुआत में लिखना स्टार्ट करेंगे, वहाँ आंसर शीट में आप क्वेश्चन पेपर कोड जरूर डालेंगे। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखेंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न 10:15 बजे किया जाएगा, और 10:15 से 10:30 तक का केवल प्रश्न पत्र को आप पढ़ेंगे। इस अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। तो चलिए कुछ सामान्य निर्देश देखते हैं। पेपर में जिन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं उन्हें छोड़कर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि जिसमें अथवा प्रश्न है तो उसमें जिसमें अथवा लिखा है तो उसमें से एक ही प्रश्न आपको चूज करना है। खंड का प्रश्न संख्या 1 से 15 में प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपसे निर्देशानुसार उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है कि आप निर्देशानुसार उत्तर देते जाएंगे जितने शब्दों में लिखा हुआ है। अब खंड खा में बात करेंगे। खंड खा जो है प्रश्न संख्या 16 से 21 तक का है, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है। खंड गा में क्या है बच्चों की, प्रश्न संख्या 22 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके प्रत्येक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, और 60 शब्दों में इनका उत्तर देना है। खंड घा में क्या है, प्रश्न संख्या 25 से 28 तक खंड घा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। 4 अंक निर्धारित है, और 120 शब्दों में आपको उत्तर देना है। खंड अंगा की बात करें तो प्रश्न संख्या 29 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। खंड चा में बात करें तो प्रश्न संख्या 31 से 34 2 व्यक्ति अध्ययनों पर आधारित प्रश्न हैं। इन पर आधारित 1 अंक वाले प्रश्नों की उत्तर सीमा 20 शब्दों तथा 2 अंक वाले प्रश्नों की उत्तर सीमा 30 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड का में आएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो क्या कहा गया है कि संगीता एक परामर्शदाता है। वह अपने सेवार्थी के साथ अंतःक्रिया के आधार पर जानकारी एकत्र करती है। वह डैश को मूल्यांकन की एक विधि के रूप में उपयोग कर रही है। तो क्या वो आत्म प्रतिवेदन कर रही है, प्रेक्षण कर रही है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रही है, या फिर साक्षात्कार कर रही है? तो देखिए, वो अंतःक्रिया के आधार पर जानकारी एकत्र करती है वाद विवाद के थ्रू से, यानी कि इसको हम इंटरव्यू लेना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साक्षात्कार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बच्चों की, सुरेंद्र के नवजात बेटे को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह निम्नलिखित में से क्या संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से क्या संदर्भित करता है? इसके लिए कथन दे रखे हैं। वो अपने वातावरण में विद्यमान विभिन्न वस्तुओं जैसे कि अपने कमरे में मौजूद कुर्सी या मेज से अनजान हैं। वह भूख लगने पर रोने में सक्षम है। कभी कभी वह सोते समय मुस्कुराता है। उसके आसपास के लोग उसके अनुभव का हिस्सा हैं, हालांकि वह इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकता है। तो अब क्या आपको इन सभी में से बताना है कि कौन से विकल्प इससे संदर्भित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और चौथा। वह अपने
सुरेंद्र के नवजात बेटे को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, या निम्नलिखित में से क्या संदर्भित करता है? वो अपने वातावरण में विद्यमान विभिन्न वस्तुओं जैसे कि अपने कमरे में मौजूद कुर्सी या मेज से अनजान है, बिल्कुल। और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, कभी कभी वह सोते समय मुस्कुराता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न में अभिकथन का कथन और उसके बाद तर्क आर का कथन दिया गया है। कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत में कहा गया है कि बुद्धि के अंतर्गत प्राथमिक योग्यताएं शामिल होती हैं जिनमें से प्रत्येक दूसरे से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। तर्क है कि यह सिद्धांत व्याख्यात करता है कि बुद्धि में 2 स्तरों पर कार्य करने वाली योग्यताएं होती हैं जिन्हें प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर कहा जाता है। तो बिल्कुल कथन अभिकथन तो सही है, लेकिन जो इसका तर्क दिया गया है ये गलत है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? अभिकथन ए सही है लेकिन तर्क आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि शोरगुल भरे वातावरण, आवागमन, पानी की कमी तथा यातायात की भीड़भाड़ के कारण नरेश व्यक्तिगत दबाव महसूस करता है। इन दबावों के रूप में बताया जा सकता है जीवन घटनाओं को, रोजमर्रा की परेशान करने वाली घटनाएं, अभिघातज घटनाएं, भौतिक दबाव। तो बिल्कुल चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोजमर्रा की परेशान करने वाली घटनाओं। पांचवा प्रश्न है रितिका के दबाव का स्तर उसके लिए अच्छा था, इससे उसके प्रदर्शन में भी सुधार हुआ। उसके दबाव स्तर का वर्णन करने के लिए डैश शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल यूस्ट्रेस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे छठे प्रश्न की तरफ। और छठा प्रश्न फिर से यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। इस प्रश्न में ये दे रखा। तो अभिकथन क्या है बच्चों कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं का सामना कर रहे छात्र अत्यधिक दबावग्रस्त हो सकते हैं। उसके लिए तर्क लिखा है कि अत्यधिक उच्च दबाव से प्राप्त व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाओं की कोशिका विषाक्तता में बहुत कमी पाई गई है। तो बिल्कुल ये दोनों ही कथन और तर्क दोनों ही क्या है, सही है। यानी कि अभिकथन ए और आर दोनों सही है, और जो अभिकथन आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके साथ देखिए अथवा में छठा प्रश्न है। तो बच्चों छठे के बाद यहाँ पे हमारा सातवां प्रश्न है कि एक प्राचीन सिद्धांत में माना जाता है कि अपसामान्य व्यवहार को डैश समझा जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन है कि विचारों, भावनाओं तथा संसार को देखने के नज़रिए में अपर्याप्तता, अलौकिक व जादुई शक्तियों के कारण अशांत पारस्परिक संबंध, या विश्वास है कि व्यक्ति इसलिए विचित्र ढंग से व्यवहार करता है क्योंकि उसका शरीर और मस्तिष्क उचित ढंग से काम नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलौकिक और जादुई शक्तियों के कारण। आठवां प्रश्न है बच्चों, रंजीत अपने घर में ताला लगाने के बारे में सोचना रोक नहीं पा रहा है। रंजीत अपने घर में ताला लगाने के बारे में सोचना रोक नहीं पा रहा है। काम के दौरान भी वह इससे अनुचित और बार बार आने वाले विचार से ग्रस्त रहता है। यह मुख्यतः डैश का लक्षण है, दुश्चिंता विकार, आतंक विकार, मनोग्रस्ती व्यवहार या बाध्यता व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मनोग्रस्ती व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, मनोग्रस्ती व्यवहार से वो पीड़ित है। ठीक है, आ जाएंगे नवा प्रश्न कि मिताली बिना उकसावे के दूसरों को तंग करती है, उन पर हावी हो जाती है। वह निम्नलिखित में से किस प्रकार की आक्रामकता को प्रदर्शित करती है? मिताली बिना उकसावे के दूसरों को तंग करती है, उन पर हावी हो जाती है, और निम्नलिखित में से किस प्रकार की आक्रामकता को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ये शाब्दिक आक्रामकता, शारीरिक आक्रामकता, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता या अग्रलक्षी आक्रामकता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, अग्रलक्षी आक्रामकता। 10वां प्रश्न है बच्चों की पुनर्वास केंद्र में
हिना के चिकित्सक उसके ध्यान और स्मृति के बुनियादी कार्य में सुधार के लिए प्रदान करते हैं। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संज्ञानात्मक पुनर्परीक्षण, व्यावसायिक चिकित्सा। तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक पुनर्परीक्षण। 11वां प्रश्न है, कुछ स्थितियों में वह समूह जो पूर्वाग्रह का लक्ष्य होता है स्वयं ही पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। लक्ष्य समूह के सदस्य इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वे पूर्वाग्रह को प्रमाणित करते हैं या डैश की अवधारणा को व्याख्यायित करता है। तो 11वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, स्वतः साधक भविष्योक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि मयंक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पीड़ितों के बिना शर्त मदद की क्योंकि उसे लगा कि वे ज़रूरतमंद है या डैश का उदाहरण है। तो 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाजोपकारी व्यवहार। 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाजोपकारी व्यवहार। नवा फिर यहाँ पे आएंगे 12वें के बाद हमारा प्रश्न है 13वां। इस प्रश्न में अभिकथन ए का कथन और उसके बाद तर्क आर का कथन दिया गया है। कथनों को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। अभिकथन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कभी भी किसी विशेष विषय के प्रति उसकी अभिवृत्ति के विपरीत नहीं होता है। तर्क कहता है कि जब अभिवृत्ति प्रबल होगी तो अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति होगी। दोनों अभिकथन और तर्क से संबंधित यहाँ पे क्या उत्तर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अभिकथन तो गलत है और तर्क सही है। अभिकथन तो गलत है और तर्क क्या है, सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिकथन ए गलत है लेकिन तर्क आर क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। डैश समूह के सदस्यों को अन्य सदस्यों द्वारा दी जाने वाली सापेक्ष सामाजिक स्थिति को बताती हैं। भूमिकाएं, प्रतिमान या मानक, हैसियत या प्रतिष्ठा या फिर संरचना। तो बिल्कुल 14वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैसियत या प्रतिष्ठा। इसको स्टेटस भी बोल सकते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है कि जिस अवस्था में समूह के सदस्यों के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व चलता रहता है कि समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उसे डैश अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? क्या निर्माण, आकृतिकरण, विप्लवन या झंझावात, प्रतिमान या मानक निर्माण या फिर निष्पादन। तो बिल्कुल 15वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विप्लवन या झंझावात। खंड खा की तरफ चलेंगे। 16वां प्रश्न है कि मूल्यांकन शब्द की व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन शब्द की व्याख्या कीजिए। तो खंड का में यहाँ पे 30 शब्दों में उत्तर देना है। सारे ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। मूल्यांकन शब्द की व्याख्या कीजिए। 17वां है, बुद्धिमान होना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। भारत में मल्लिक एवं जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची विकसित की है। इसे किस परीक्षण से अपनाया गया है? इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। फिर यहाँ पे देखिए और ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे अथवा दे रखा है, तो एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और फिर खंड ग में आपको 3 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे देखिए अथवा है तो एक ही प्रश्न को चूज करना है। और फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 120 शब्दों में देना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर लीजिए। पेपर आपका इसी प्रकार बनने वाला है। और फिर लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन है और इसको पढ़ करके आपको इसके उत्तर देने हैं। इस प्रकार आपका पेपर आने वाला है। सभी लोग को ऑल द बेस्ट। पेपर को देख ले, पैटर्न ऐसा ही होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।